गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से नावरिन क्लासेस आपके साथ हाजिर हो गई है नया वीडियो लेक्चर लेके। सेम टॉपिक पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हम लोगों ने बीच में ही छोड़ दिया था। हम लोग डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ चुके थे बच्चे। उसके आगे का जो पॉइंट था, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के कंटेंट का, तो डाइजेशन हमने पढ़ लिया था, वो कैसे डाइजेशन करते हैं फूड का। करेक्ट। आगे यानी कि इंटेस्टाइनल जूस कैसे वर्क कर रहा है फूड पे, कैसे उसको डाइजेस्ट कर रहा है, और फाइनली एक तरह से हम कह सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस ही वो जूस होता है जो कि पूरी तरह से फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है। कुछ कहानी के थ्रू हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे फूड को हम इमेजिन करते हैं कि कोई ये हमारे घर में कोई रिलेटिव आए हुए हैं, उनके ऊपर काफी सारे एक्शंस मतलब होता है काफी सारे लोग उनके वेलकम करने के लिए लग गए होते थे। और 3 लोगों ने वेलकम किया था उनका, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो थे बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और थे इंटेस्टाइनल जूस। बाइल जूस का काम हमने पढ़ लिया था, लिवर से सेक्रेट होता था। करेक्ट। और वहीं पे बात करें अगर हम पैनक्रियाटिक जूस का, तो पैनक्रियास से सेक्रेट होता था बच्चे। और इंटेस्टाइनल जूस नाम से ही क्लियर है, ये इंटेस्टाइन से सेक्रेट होगा। नाम होता था इसका स्यूकस इंट्राइकस। करेक्ट। अब देखो, यहीं से हम लोग अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करेंगे कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस का क्या रोल होता है। करेक्ट, इंटेस्टाइनल जूस का। ठीक है। इसके पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। जो हमारे पास फूड है बच्चे, ठीक है, माउथ से स्टार्ट किया था हमने, बोलस, बोलस से फिर काइम में आया था, काइम पहुंचा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसी काइम पे वर्क कर चुके थे कौन लोग, काइम पे वर्क हो गया था भाई बाइल द्वारा और पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा। अब काम होने जा रहा है इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा, इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। करेक्ट। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लोगों ने फूड को किसमें बदला था, थोड़ा सा ध्यान दें, जिस पर ये काम करेगा। तो जो आपकी प्रोटीन थी बच्चे, प्रोटीन अब जो प्रेजेंट टाइम पे इन दोनों के एक्शन के बाद जो है वो किस फॉर्म में है, डाइपेप्टाइड्स के फॉर्म में है। करेक्ट। ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर ले, वहीं पे अगर हम बात करें कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में है, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बच्चे आपके पास है डाइसैकेराइड्स के फॉर्म में। क्लियर है, डाइसैकेराइड्स हो गए। और अगर हम बात कर ले फैट के, तो फैट आपके पास डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, और या हम कह सकते हैं मोनोग्लिसराइड के फॉर्म में है। डीएनए आरएनए की भी बात कर लें, डीएनए और आरएनए की भी बात कर लें, तो ये बदल चुके हैं किसमें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, सॉरी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में, और ये राइबो न्यूक्लियोटाइड में। करेक्ट, राइबो न्यूक्लियोटाइड में। अब इन्हीं के आगे का, इनके आगे का जो डाइजेशन होगा, यानी कि इनको कंप्लीट डाइजेस्ट कौन करेगा, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है। तो पहले से थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इंटेस्टाइनल जूस होता कहाँ है, क्या काम होता है, कितना सेक्रेट होता है, कितना कंपोजिशन होता है, ये सारी चीजें हम लोग ध्यान देते हैं। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है बच्चे, अगर माना जाए तो ये लगभग 1800 ml पर डे के अकॉर्डिंग इसका सेक्रेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी का दूसरा नाम हम लोगों ने पढ़ा था स्यूकस इंट्राइकस, याद है, स्यूकस इंटेराइकस, इसी को सक्कस इंट्राइकस भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हो। अगर इसका सिक्रीशन पूछे होता कहां से है, ठीक है, तो हमने बताया था आपको, अगर एलिमेंट्री कैनाल की लेयर पूछा जाए तो याद रखना म्यूकोसा लेयर से होता है। याद रखना म्यूकोसा लेयर होती है, उसी में पाई जाती थी, एक हम लोगों ने पढ़ा था सब म्यूकोसा में, ब्रूनर ग्लैंड। ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड होती है, और साथ में होती थी क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। ये दोनों लोग मिलके ही इसका सिक्रीशन करती हैं, किसका, इंटेस्टाइनल जूस। इन्हीं से सिक्रीट होता है आपका क्या, इंटेस्टाइनल जूस। ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अब जो आपकी क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन होती है बच्चे, ये नोट डाउन करिएगा, ये 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले, यहाँ पे होती है आपकी अर्जेंटाफिन सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स। करेक्ट। एक आपकी हो जाती है गोबलेट सेल्स, गोबलेट सेल्स। एक आपकी आती है पैनिथ सेल, पैनिथ सेल हम लोग पढ़े थे ना क्रिप्स ऑफ लीवर को में, हमने बताया था कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पैनिथ सेल कहाँ पे पाई जाती है। तो पैनिथ सेल आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे पाई जाती है, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन में। और लास्ट में आपके पास हो जाती है क्या, इंटेस्टाइनल, हाँ, इंटेस्टाइनल एंजाइम सेक्रेटिंग, इंटेस्टाइनल एंजाइम सेक्रेटिंग सेल्स। ठीक है। अब देखो, पैनिथ सेल जो होती है ये, और इन चारों का अगर सेक्रेशन पूछा जाए, इन चारों का अगर
सिक्रीशन पूछा जाए कौन किस काम में क्या सिक्रीट करती है, तो ये नाम से ही क्लियर हो गया, एंजाइम सिक्रीटिंग सेल है। तो यही जो होती है ये आपकी इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करती है। कौन? एंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड। पेनिसिल जो होती है बच्चे ये एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम का सिक्रीशन करती है, जिसको हम कह सकते हैं लाइसोजाइम। याद है? लाइसोजाइम का भी सिक्रीशन कौन करता है? पेनिसिल। कई बार यहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछा गया, आप अभी जल्दी जाके अगर चेक करोगे, जो आपका हमने बोला था ना, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है नीट के तो एमटीजी की बुक आती है 28 ईयर का, उसकी वो बुक करके आप सॉल्व कर डालिए। एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स आती है, एमटीजी की ही बुक हम प्रीफर करेंगे अपनी तरफ से, बाकी जिसमें आप कंफर्टेबल हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। गोबलेट सेल की बात कर लें तो गोबलेट सेल और अर्जेंटाफिन सेल। गोबलेट सेल जो होती है हम लोगों ने पढ़ा था स्टमक में भी, याद है, उसी को म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड कहते थे, तो ये सिक्रेट कर देगी बच्चे क्या? म्यूकस। और अर्जेंटाफिन सेल जो होती है ये आपकी रेगुलेट करती है या आपकी मेंटेन करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट को। पेरिस्टालसिस मूवमेंट को मेंटेन करता है कौन? अर्जेंटाफिन सेल्स। अब दो सेल यहां पर जरूर याद रखिएगा कि क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन में एक तो पाई जाती है अर्जेंटाफिन सेल्स और एक होती है पैनिक सेल। इन दोनों से ही क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। ये हो गया कि इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कहां से होता है और वो क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन कितने सेल से मिलकर बना हुआ होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इनका कंपोजिशन देखेंगे कि इंटेस्टाइनल जूस के पास ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अपनी तरफ से ये टाइम के लिए वेलकम करने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, तो वेलकम तो यही किया जाएगा कि जितने सारे फूड के पार्टिकल्स हैं, जितने सारे फूड के कंटेंट हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, यानी कि प्रोटीन के लिए, फैट के लिए और कार्बोहाइड्रेट के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। तो कंपोजिशन में अगर देख ले बच्चे, साथ में नोट करते चलिएगा, जल्दी से टॉपिक खत्म करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है। देखो फिजियोलॉजी है बच्चे, तो ज्यादा से ज्यादा डीप में जाके यहाँ से क्वेश्चन उठा दिया जाएगा, तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। करेक्ट? तो कंपोजिशन की बात कर ले तो आपके लिए आपके पास प्रेजेंट होते हैं डाइपेप्टिडेज और साथ में होता है इरेप्सिन। दो आपके पास एंजाइम होते हैं, ये दोनों ही किसके लिए होते हैं? फॉर प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन के लिए ये है एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम। और ये है फूड किस पर वर्क करेगा। दूसरा अगर बात कर लें आपके पास कि इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है ना, तो लाइपेज हमने बताया था, लाइपेज वही फूड एंजाइम होता है जो किस पे काम करता है? लिपिड्स के लिए, यानी कि फैट्स के लिए आपके पास इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है। तीसरा बात कर लें न्यूक्लियोटाइडेजेस होते हैं फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि डीएनए के लिए और आरएनए के लिए न्यूक्लियोटाइडेज होते हैं। चौथा बात कर लें डाइसैकेराइडेज होते हैं। डाइसैकेराइडेज में कौन कौन होता है बच्चे, जल्दी से बता दीजिए। आपके पास मिल जाएगा माल्टेज एंजाइम, आपके पास मिल जाएगा सुक्रेज एंजाइम इंटेस्टाइन में, आपके पास लैक्टेज एंजाइम मिल जाएगा। माल्टेज नाम से ही क्लियर है किसके लिए होगा? माल्टोज के लिए, माल्टोज को ही माल्ट शुगर कहते हैं। ये हो गई आपकी सुक्रोज के लिए, शुगर को ही इन्वर्ट शुगर कहते हैं। फॉर लैक्टोज के लिए, यानी कि लैक्टोज किसकी शुगर होती है? मिल्क शुगर होती है। तो इन सब के लिए आपके पास ये हो गया सारे एंजाइम। कितना याद रखना है? डाइपेप्टिडेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज और डाइसैकेराइडेज में माल्टेजेस, सुक्रेजेस और लैक्टेजेस। ठीक है, अब इनका काम पढ़ लेते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। आओ देखा जाए। देखो, फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करना है तो इतना तो समझ में आ गया कि इंटेस्टाइनल जूस के बिना ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है अभी भी, यानी कि जो डाइसैकेराइड्स हैं, डाइग्लिसराइड्स हैं, ये सब चीजें जो है डाइजेस्ट नहीं है कंप्लीट, उनको ब्रेक डाउन या कंप्लीट डाइजेस्ट कौन करने वाला है? यही इंटेस्टाइनल जूस है। चलो, अब जैसे मान लो आपके पास था डाइपेप्टाइड्स थे, करेक्ट है ना? पहला वाला पढ़ते हैं प्रोटीन का। डाइपेप्टाइड्स के ऊपर काम किया इरेप्सिन ने।
देखो इरेप्सिन से कई बार क्वेश्चन बना है बाबू, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां जहां इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं वहां से क्वेश्चन जरूर बना हुआ है, आप जाके देखिएगा। इरेप्सिन जो होता है ये कुछ अमाइनो एसिड्स को क्या करेगा, डाइपेप्टाइड्स को किसमें ब्रेक कर देगा, अमाइनो एसिड्स में, पर कंप्लीट को नहीं। कुछ यहाँ पर डाइपेप्टाइड्स अभी भी बचे रह जाते हैं, डाइपेप्टाइड्स अभी बचे रह जाते हैं, तो उनके ऊपर काम कर देता है अगेन जाके डाइपेप्टिडेजेस। डाइपेप्टिडेजेस इसको फाइनली कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमाइनो एसिड्स। अब देखो ये हम कह रहे हो कि सर वही तो बात हुई, डाइपेप्टिडेज अगर यहाँ पे आ जाता तो कंप्लीटली इसको अमाइनो एसिड में बदल देता। तो ये हमने आपको थोड़ा सा तोड़ के बता दिया है, अदरवाइज कई जगह आपको डाइपेप्टाइड्स को डायरेक्टली अमाइनो एसिड में तोड़ने के लिए डाइपेप्टिडेज या फिर इरेप्सिन, इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है, और करके यहाँ पर दिया गया होगा डाइपेप्टिडेजेस, तो वो डायरेक्टली इसमें तोड़ दिया गया होगा। तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप आसानी से पढ़ सकते हो, या फिर अगर इस तरह से समझना चाहो तो इस तरह समझ लो। यानी कि अब प्रोटीन कंप्लीटली हो गई क्या, डाइजेस्ट। आओ फैट का भी देख लेते हैं। तो जो आपके पास थे क्या, मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स थे। मोनोग्लिसराइड्स के ऊपर काम करेगा कौन, इंटेस्टाइनल लाइपेज। नो डाउट इंटेस्टाइनल लाइपेज ने काम किया, और इंटेस्टाइनल लाइपेज ने इसको बदल दिया किसमें, फैटी एसिड में, और साथ में बदल दिया ग्लिसरॉल में। चलो फैट का भी काम हो गया तमाम। तीसरा आपके पास आते हैं डाइग्लिसराइड्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। उनके अगर देखें तो जैसे आपके पास है अगर माल्टोज, ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं क्या, माल्ट शुगर। इसके ऊपर एंजाइम क्लियर हो गए, कौन सा लगेगा, माल्टेज लगेगा। किसमें बदल देगा, ग्लूकोज में, और साथ में ग्लूकोज में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। फिर आपके पास आता है सुक्रोज। सुक्रोज क्या करेगा, इसी को हम क्या कहते थे, जल्दी बता दो, इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर में क्या हो जाएगा, सुक्रेज एंजाइम आ जाएगा, या फिर इन्वर्टेज भी आ सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्या करेगा, ग्लूकोज तो एक मॉलिक्यूल जरूर ही बनना है, साथ में बन जाएगा क्या, फ्रक्टोज बन जाएगा, शुगर। तीसरी आपके पास आती है लैक्टोज, यानी कि मिल्क शुगर, इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं बच्चे। मिल्क शुगर के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा, लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज किस में बदल देगा, फिर से ग्लूकोज तो बनना ही बनना है, ग्लूकोज नहीं कन्वर्ट होता, साथ में बन जाएगा क्या, गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ये जो डाइसैकेराइड्स थे ये सारे कैसे हैं, डाइसैकेराइड्स है ना, डाइसैकेराइड्स हैं। इन सब सारे डाइसैकेराइड्स को ध्यान से देखिए, सब किस में तोड़ दिया गया है, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स। तो फाइनली टूट गया किसका, प्रोटीन का हो गया, लिपिड का हो गया, और किसका हो गया, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, तीन के तीनों क्या हो गए, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड, लिपिड का फैटी एसिड ग्लिसरॉल, और सिंपल शुगर यानी कि मोनोसैकेराइड्स किसके हो गए, कार्बोहाइड्रेट के। ये नोट कर लिया। इसके आगे देखेंगे अभी आपके पास क्या बचा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन है, न्यूक्लिक एसिड में आपके पास है डीएनए और आरएनए। अब डीएनए आरएनए को भी हम छोड़ सकते हैं, कभी नहीं छोड़ सकते। इंटेस्टाइनल जूस कहेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपको हम ऐसे जाने दें, आप हमारे रडार में आए हैं तो आपको प्रसाद मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो आपके पास था क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट, एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड एक्ट किया किसने, न्यूक्लियोटाइडेज ने। न्यूक्लियोटाइडेज ने इसको किसमें बदला, न्यूक्लियोसाइड्स में, साथ में बन जाता है H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फिर से अब न्यूक्लियोसाइड्स आ गया तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कौन सा एंजाइम आने वाला है, न्यूक्लियोसाइडेज आएगा, जो फाइनली इसको बदल देगा नाइट्रोजन बेसिस में और पेंटोज शुगर में। अब देख लो ये फिर से न्यूक्लिक एसिड का सबसे कौन सा बेसिक कंटेंट, यानी बेसिक यूनिट जिससे मिलकर बना होता है न्यूक्लिक एसिड, वो कौन सा होता है बच्चे, नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर। तो इस तरह से
सारे के सारे कंटेंट, सारे के सारे यानी कि फूड मटेरियल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब का डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये हमने कहा था ज्यादातर जो डाइजेशन होता है वो डिओडिनम में चल रहा होता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन इलियम में आके खत्म हो जाता है। किसके वर्क की वजह से? इंटेस्टाइनल जूस की कंटेंट की वजह से। अब देखो एक बात जो बहुत ध्यान से समझनी है, ओवरऑल मैं फिर से एक बार सारे रिएक्शंस लिख दे रहा हूं बिना किसी डाउट के, ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो प्रोटीन था, ठीक है ना बच्चे, ये वो पॉइंट है जो याद रखिएगा जहां आपको हर चीज समझने वाली है। मैं शुरू से लास्ट तक एक बार फिर बताने जा रहा हूं। प्रोटीन था, इसी को हम क्या कैसे कहते थे? पॉलीपेप्टाइड कहते थे। पॉलीपेप्टाइड के ऊपर वर्क कौन करने जा रहा है? ध्यान से देखना, सबसे पहले इस प्रोटीन के ऊपर काम किसने किया था बच्चे? गैस्ट्रिक जूस ने। गैस्ट्रिक जूस में कौन था? पेप्सिन था, बोलो हाँ। और कौन था इसके ऊपर? रेनिन था, बोलो हाँ। पेप्सिन और रेनिन किस माहौल में काम किए थे? एसिडिक माहौल में काम किए थे। किसकी वजह से था? HCl की वजह से था। कितना था? 1.8 था। क्या इसका pH? इतना समझ में आ गया। जैसे ये काम हुआ था, इसने इसको तोड़ा था किसमें? पेप्टोन्स में, और साथ में प्रोटियाजेज में। किसमें? पेप्टोन्स और प्रोटियाजेज में। पेप्टोन्स प्रोटियाजेज के ऊपर काम करने आया था दूसरी बार कौन? जल्दी से बताओ। पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा कंटेंट था? जल्दी से बताओ। ट्रिप्सिन ने काम किया था, बोलो हाँ। काइमोट्रिप्सिन ने काम किया था, बोलो हाँ। काइमोट्रिप्सिन। कार्बोक्सी पेप्टिडेज आया था, हाँ आया था। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, 3 लोगों ने काम किया, जल्दी से बता दो। यहाँ पर मीडियम कैसा था? तो आप बोलोगे कैसा था? बेसिक था। किसकी वजह से था? बाइल की वजह से था, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही काम हो गया पैनक्रियाटिक जूस ने, जिसमें किसमें बदल दिया था? डाई पेप्टाइड्स में। डाई पेप्टाइड्स में। डाई पेप्टाइड्स के ऊपर अब काम कौन करने वाला है? इसके ऊपर काम करने वाला है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस में कौन आने वाला है? इंटेस्टाइनल जूस में कौन आया था? इरेप्सिन आया था। और कौन आया था? डाइपेप्टिडेज आया था। डाइपेप्टिडेज ने इसमें फाइनली किसमें बदल दिया था? अमाइनो एसिड्स में। किसमें बदल दिया था? अमाइनो एसिड्स में। ये हो गया प्रोटीन का डाइजेशन। कितने स्टेप पे हुआ? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 स्टेप में प्रोटीन कंप्लीटली क्या हो गई? डाइजेस्ट हो गई। अब बात करते हैं अगला। अगर इसी की कंटिन्यू कर ले कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसा हुआ था। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो कार्बोहाइड्रेट पे सबसे पहले कौन आया था? फिर से बताइए। गैस में बताया था, गैस्ट्रिक जूस में हमने बताया था कि इसके पास कोई डाइजेशन करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो सबसे पहले कौन आया था? पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा होता था? पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज का ही दूसरा नाम जल्दी बताओ। एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन ने क्या किया था? इसको किसमें बदला था? डाइसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड्स में बदला था ना, डाइसैकेराइड्स में। और अभी हमने डाइसैकेराइड्स के आगे की कहानी पढ़ी ली थी। डाइसैकेराइड्स की आगे की कहानी कौन कंप्लीट करेगा? इंटेस्टाइनल जूस करेगा। इंटेस्टाइनल जूस कर देगा बच्चे। इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम आए थे? अपने पास थे कौन? माल्टेज, अपने पास था सुक्रेज, अपने पास था लैक्टेज। फाइनली किसमें बदल दिया इसको? सिंपल शुगर यानी कि मोनोसैकेराइड्स में। मोनोसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड्स आपके पास पता है ना कौन था? माल्टोज था, सुक्रोज था और लैक्टोज था। इन सब का डाइजेशन मोनोसैकेराइड्स में किसने कर दिया? इन तीनों एंजाइम ने। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट की कहानी खत्म, प्रोटीन की कहानी खत्म। तीसरा बचता है कौन? लिपिड की। बहुत ही ज्यादा, ये पूरा का पूरा रिएक्शन लिख रहा हूँ एक साथ, मैकेनिज्म है पूरी डाइजेशन की। हम बता रहे हैं, अगर आप पूरी थ्योरी ना पढ़े यहीं से आपको समझ में आने लगेगा
यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे कौन सा एंजाइम किस पे काम करके किस पे बदला, इतना जरूर नोट कर लेना बच्चे, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बचा कौन, फैट की। चलो उनको भी तोड़ देते हैं एक साथ। फैट देखो स्टार्ट कहां से हुआ था, मैंने बताया था ना, फैटी जो फैट्स का डाइजेशन होता है सबसे पहले वो थोड़ा सा फैट होता है जिसको बटर फैट कहते थे, वो डाइजेस्ट हो जाता था किसमें, स्टमक में। लेकिन वहां से हम उसकी कहानी नहीं पढ़ेंगे। फैट के ऊपर सबसे पहले काम किया था किसने, बाइल ने। सबसे पहले किसने काम किया था, बाइल ने। बाइल ने किसमें बदला था इसको, बाइल जूस ने काम किया, बदला किसमें, किस एक सेकंड, बाइल ने काम किया, इसको बदल दिया किसमें, इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड फैट में। इमल्सिफाइड फैट के ऊपर काम किया किसने, पैनक्रियाटिक जूस ने। पैनक्रियाटिक जूस ने किसमें बदल दिया इसको, मोनोग्लिसराइड, और आ गया पैनक्रियाटिक जूस ने। पैनक्रियाटिक जूस ने इसमें किसमें बदला, पहले बदला डाइग्लिसराइड में, और डाइग्लिसराइड से ही ये बदल गया मोनोग्लिसराइड में। मोनोग्लिसराइड में दोनों ही बार इसके ऊपर काम कौन किया था बच्चे, याद रखना, पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक लाइपेज, दूसरा नाम कोई बताएगा, यस, क्या होता था, स्टिएप्सिन। यहाँ पे भी इसने काम किया और यहाँ पर भी स्टिएप्सिन ने ही काम किया और बदल दिया किसमें, मोनोग्लिसराइड पे। मोनोग्लिसराइड क्या की कहानी अभी हम लोग पढ़े ही थे। इसके ऊपर अगेन वर्क करने आ जाता है आपका इंटेस्टाइनल जूस बच्चे। इंटेस्टाइनल जूस आएगा और जैसे ही इंटेस्टाइनल जूस आएगा इंटेस्टाइनल लाइपेज लेके आएगा, सॉरी हाँ, इंटेस्टाइनल लाइपेज लेके आएगा और फाइनली वो बदल देगा इसको किसमें, फैटी एसिड में, और साथ में बदल जाएगा ग्लिसरॉल में। इस तरह फैट का भी हो जाएगा काम तमाम। ये हो गया फैट। अब थोड़ा सा चौथा वाला पॉइंट देख लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड का कैसे डाइजेशन शुरू हुआ था। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे शुरू हुआ था, सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था किसने, डीएनएज ने, आरएनएज ने। यहाँ पर था कौन, डीएनए थे और आरएनए थे। डीएनएज और आरएनएज ने इसको किसमें बदल दिया, राइबोन्यूक्लियोटाइड में, राइबोन्यूक्लियोटाइड में, और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में। इसके ऊपर काम किया होगा, नाम से समझ में आ रहा होगा, न्यूक्लियोटाइडेज ने। बदला किसमें, न्यूक्लियोसाइड्स में, और साथ में बदल दिया H3PO4 में। फिर से इसके ऊपर न्यूक्लियोसाइड्स के ऊपर काम कौन करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज किसमें बदल दिया फाइनली, नाइट्रोजनस बेसिस में, और बदल दिया पेंटोज शुगर में। अब बच्चे बताओ कहां पे किसको क्या नहीं समझ में आया। ओवरऑल मैंने सारी रिएक्शन लिख दी कि कहां से काम शुरू हुआ कहां पे खत्म हो गया। ये था वो सारी रिएक्शन है जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन खुद पा जाएंगे, और हमने वहां मार्क भी कर दिया कि कौन सी चीजें, कौन से नाम इंपॉर्टेंट है जहां से बार बार क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो इन सारे नाम को आप जरूर याद रखिएगा, और बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैनक्रियाटिक लाइपेज का दूसरा नाम स्टिएप्सिन, या कभी भी वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पैनक्रियाटिक लाइपेज पूछेगा, क्वेश्चन आएगा भी तो किस नाम से आएगा, स्टिएप्सिन के नाम से आएगा। तो ये सारे नाम जो हमने ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं उनको आप जरूर याद रखिएगा, करेक्ट है। ये सारी रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से पूरे के पूरे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, उनको पूरी तरह से सिंपल फॉर्म में लाया जाता है। अब इसके आगे की अगर कहानी पढ़ लें कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन तो हो गया, अब आगे काम क्या है, एब्जॉर्प्शन भी यही हो जाना है। अब देखो एब्जॉर्प्शन टॉपिक जो है उसको हम अलग यहां से अभी हटा ले रहे हैं, बाद में आपको समझाएंगे। पहले फूड मिल रहा है तो उसको लेते चलते हैं फाइनली एनएस तक। हम लोग पहुंचे कहां हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट तक पहुंच चुके हैं। अब सीकम, कोलन और रेक्टम की कहानी पढ़नी है।
सीकम कोलन रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पे डाइजेशन नहीं होना है। अब यहाँ पे आपका फीकल मटेरियल बनेगा, फीसेस बनेंगे, करेक्ट। वो डिकम्पोजिशन होगा जिसकी वजह से वहां पे क्या बन जाएगा, फीसेस बन जाएंगे। फीसेस को क्या किया जाएगा, रेक्टम थोड़ी देर अपने पास रखेगा और धीरे से उसको डिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज आउट कर देगा। यहीं पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन मैं कह रहा हूं अभी नहीं कि एब्जॉर्प्शन हम थोड़ा सा हटा रहे हैं, ये मानते हैं कि एब्जॉर्प्शन होने के बाद जितने डाइजेस्टेड फूड थे वो तो एब्जॉर्प्शन होकर ब्लड में पहुंच गए, जो अनडाइजेस्टेड थे वो ही कहां पहुंचते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम डाइजेशन को यहां थोड़ा सा रोक रहे हैं एब्जॉर्प्शन समझाने के लिए। हम अनडाइजेस्टेड फूड जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाके रिलीज आउट हो जा रहा है, हम उसको लेके पहले रिलीज करा दे रहे हैं, फिर आपको एब्जॉर्प्शन पॉइंट अगले वीडियो जो कि पूरे का पूरा टॉपिक सिर्फ एब्जॉर्प्शन पे ही बनेगा, ताकि आप बेहतर तरीके से एब्जॉर्प्शन को समझ सके, ठीक है। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन का करके यहाँ पे हम पूरी तरह से खत्म करते हैं। आइए लार्ज इंटेस्टाइन का देखते हैं।